नमस्कार दोस्तों, आपका वेद आईएएस में स्वागत है। और वेद आईएएस में जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, हम प्राचीन इतिहास से शुरुआत कर रहे हैं और प्राचीन इतिहास में कैसे करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ हम आपको बताएंगे। एक तरह से रिवीजन के तौर पे आप लोग इसे देखिए और इसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि हमने इतिहास के बारे में पहले भी बता दिया था कि इतिहास जो है जर्मन शब्द से बना है। इसको 3 भागों में अगर तोड़ा जाए, इसको इतिहास को समझने के लिए इति धन हास यानी इतिहास ऐसा ही निश्चित रूप से पूर्व समय में हुआ होगा, इसका विवरण है इतिहास का। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यहाँ तक तो हम लोगों ने, और इतिहास की बाकी चीज़ों के बारे में, वेदों के बारे में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब आगे हमें जो समझना है वो क्या है, वो मेजर चीज़ है कि वेदों के अध्ययन के लिए या वेदों को समझने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने जाना, वेदांतों की रचना की गई। भाई वेद थे, लेकिन वेदों को और सरल बनाने के लिए वेदांतों की रचना की गई। उसके बाद इस वेदांत के 6 हिस्से थे, 6 भाग थे। कौन कौन? पहला भाग शिक्षा थी, दूसरा भाग कल्प था, तीसरा भाग जो था वो व्याकरण था, चौथा निरुक्त, फिर छंद और छठा भाग ज्योतिष कहलाया। जैसा कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसमें पहला शिक्षा थी, दूसरा कल्प था, तीसरा व्याकरण था, चौथा निरुक्त था, पांचवा छंद था और छठा ज्योतिष कहलाई। शिक्षा को स्वर विज्ञान भी कहा जाता था। अगर जैसे मान लीजिए कभी कभी प्रश्न आ गया अगर, या फिर इसको मैच द फॉलोइंग के हिसाब से दे दिया जाए तो आप दे दिया जाए तो आप लोग इसको कैसे करेंगे? इसको आप लोग बताएंगे कि शिक्षा को क्या कहा जाता था? स्वर विज्ञान कहा जाता था, यानी ये स्वर का विज्ञान था। दूसरा कल्प को क्या कहा जाता था? जितने कर्मकांड आते थे वो सब कल्प में आते थे। उसके बाद व्याकरण था, जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण जिसमें 8 अध्याय होते थे, ये पाणिनि का व्याकरण कहलाता था। दूसरा निरुक्त, जिसमें व्यक्तिपति विज्ञान आता था, व्युत्पत्ति विज्ञान आता था। उसके बाद छंद आता था, फिर ज्योतिषी आती थी। ये सारी चीजें वेदांतों का हिस्सा था। वेदांगों को वेद के अध्ययन के लिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि वेदों के ये अंग थे, ये 6, इसीलिए इन्हें वेदांग कहा गया। आगे चल करके हम अगर देखें तो वैदिक साहित्य में वेदों के अलावा और कुछ ग्रंथों को जोड़ा गया। इसको इसलिए जोड़ा गया कि वेदों की आसान बनाने के लिए, उनको समझने के लिए कुछ चीज़ें जरूरी थी। इसीलिए वेदों में उत्तर वैदिक साहित्य, जो कि वेदों की रचना, ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक समय में हुई थी, तो उत्तर वैदिक साहित्य काल में वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ जोड़ा गया, अरण्यक जोड़ा गया और उपनिषद जोड़े गए। क्या क्या जोड़ा गया? इतना चीज ध्यान रखिए। ब्राह्मण ग्रंथ जोड़ा गया, अरण्यक जोड़े गए और उपनिषद जोड़े गए। ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक कर्मकांड थे। क्या थे? वैदिक कर्मकांड। और अरण्यक में क्या आता था? आध्यात्मिक जितना था, समस्याओं का बोलबाला, जितनी तरह की आध्यात्मिक समस्याएं थी वो सब अरण्यक में आते थे। और उपनिषद में दार्शनिक समस्याओं के बारे में चर्चा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक कर्मकांड थे, अरण्यक में आध्यात्मिक समस्याओं के बारे में बताया गया था और उपनिषद में दार्शनिक समस्याओं के बारे में बताया गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं पुराणों की। पुराणों की संख्या 18 थी, जो कि एक तरह के ऐतिहासिक विवरण माने जाते हैं। पुराणों को हम ऐतिहासिक विवरण की संज्ञा में रखते हैं। और इन पुराणों की संख्या को अगर देखा जाए तो 18 पुराण थे और इन पुराणों को 5
भागों में बांटा गया था। पहला सर्ग। सर्ग क्या होता था? सर्ग यानी सृष्टि की उत्पत्ति जो थी वो सर्ग कहलाती थी। फिर प्रतिसर्ग, सृष्टि का प्रत्यावर्तन एवं प्रति विकास कह सकते हैं हम, ये प्रतिसर्ग में आता था। ध्यान दीजिएगा, इसके 5 पार्ट थे। पुराण तो 18 थे, लेकिन उनको इतने कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें से कि एक सर्ग था, दूसरा प्रतिसर्ग था, फिर मनवंतर था, वंश था, फिर वंशानुचरित्र था। यानी अगर हम सर्ग को देखें तो सृष्टि की उत्पत्ति को सर्ग कहा गया था। उसके बाद सृष्टि के प्रत्यावर्तन को प्रतिसर्ग कहा गया था। फिर मनवंतर जो था समय की पुनरावृत्ति को कहा गया था। समय की पुनरावृत्ति को मनवंतर की संज्ञा दी गई थी। वंश से राजाओं का और ऋषि मुनियों का जो वंशावली थी वो वंश में आती थी। और वंशानुचरित्र का मतलब है जो पात्र थे उनकी जीवनियां, जो इम्पोर्टेंट पात्र आते थे उनकी जीवनियां क्या थी, ये इसमें आपका पुराणों में संज्ञा में दिया गया था। इसके बाद हम चौथा पढ़ते हैं धर्मसूत्र स्मृतियों को। धर्मसूत्र स्मृतियां क्या थी? इसमें सर्वसाधारण व शासकों के लिए ये तैयार की गई थी धर्मसूत्र स्मृतियां, जो कि उत्तर वैदिक काल में ही बनाई गई थी। अगर इसको हम देखें तो इन धर्मसूत्र स्मृतियों में क्या दिए गए थे? नियम दिए गए थे, कानून दिए गए थे, और नियम और विनियम दोनों दिए गए थे। और इन नियम और विनियम को जो निर्धारण करने का इनका जो मेन पर्पस था, ये क्या था कि राज्य कार्य कैसे चले, समाज कैसे चले, इसमें हर तरह का हर चीज का नियम दिया गया था। सभा समिति के बारे में समझाया गया था। और इसको विधि पुस्तक भी कहते थे उस समय। यानी विधि पुस्तक, या इसका एक नाम और जान लीजिए, जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता था, जिसका संकलन 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। कब किया गया था? 600 ईसा, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक बोर्ड काफी बड़ा है, ये कैमरा छोटा फोकस ले रहा होगा। 600 से 200 ईसा पूर्व किया गया। धर्मशास्त्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक पहला मनुस्मृति और दूसरा याज्ञवल्क्य स्मृति। किसमें धर्म शास्त्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, मनुस्मृति और फिर याज्ञवल्क्य स्मृति। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्या बोला, कुछ इंपॉर्टेंट किताबों का और उसके संकलनकर्ताओं के बारे में हम जानेंगे। जैसे पहला विशाखा दत्त। विशाखा दत्त के द्वारा क्या लिखा गया? मुद्रा राक्षस, जो कि उस समय का एक नाटक था। ठीक, कालिदास ने वैसे बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन मालविका मित्रम एक उनकी फेमस रचना थी, जो कि पुष्यमित्र के समय में लिखी गई थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा था। वाकाप ने गौड़ वहु, जो कि राजा यशोवर्मन जो कन्नौज के राजा थे उनके बारे में ये पूरी जानकारी देता है। गौड़ वहु किसने लिखा था? वाकपति ने। ठीक, विहल्लण ने विक्रमादेव चरित्र लिखा था। ठीक, हेमचंद ने कुमारपाल चरित्र लिखा था। वह द्वाश्रय महाकाव्य लिखा था। और ये एक चीज ध्यान देने वाली है कि कुमारपाल चरित्र जो था ये सिर्फ हेमचंद्र के अलावा जयसिंह ने भी लिखा था। फिर न्यायचंद्र हमीर काव्य लिखे थे। पद्मगुप्त शाह सांक चरित्र लिखे थे। विल्लाल ने भोज प्रबंध लिखा था। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। उसके बाद कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी। ये इतनी चीजें हमने आप लोगों के लिए नॉर्मली इस पे समझा दी है। तो ये मोटा मोटा इसमें था। आप संगम साहित्य की बात करें तो संगम साहित्य में 3 राजाओं का जिक्र आता है, जिसमें चोल, चेर और पांड्य राज्य आते हैं। इनकी संस्कृति के बारे में पता चलता है। अगली क्लास में हम संगम साहित्य के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, जिसमें चोल, चेर और पांड्य में था। इनका समय 5000 ईसा पूर्व से 5000 ईस्वी तक
माना जाता है। ये आपका मोटा मोटा इतना था, इससे आपका इतिहास